हाय गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो 3.0 ट्यूटोरियल को। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे जो कि है लूडो ऑटोमेशन पे। आज हम ऑटोमेशन देखेंगे कि अपने गेम में ऑटोमेशन कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं अपने स्क्रिप्ट पे और कुछ स्क्रिप्ट्स में मॉडिफिकेशन करेंगे और धीरे धीरे उसको ऑटोमेशन के लिए तैयार करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल होगा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, बट डोंट वरी, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। मैं आपको बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये हमारा आउट प्लेयर्स था, इसको यहाँ से मैंने इंट किया था, तो मैं इसको वाइट कर रहा हूँ। पहला चेंज करते हैं, इसको वाइट करते हैं। वाइट करते ही इस टाइप से एरर आने लगेगी क्योंकि ये रिटर्न ले रहा था। तो एक यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, इंटीजर, और इसका नाम दे देते हैं आउट प्लेयर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आउट प्लेयर आ गया है। अब ये जो वैल्यूज थी इनको आउट प्लेयर के अंदर स्टोर कर देंगे, तो ये एरर यहाँ से तो चली जाएगी। ठीक है, देन इस फंक्शन को डायरेक्टली बाहर ही कॉल कर लेते हैं। इसके पहले आउट प्लेयर को आप डायरेक्टली कॉल कर लो और यहाँ से जो रिटर्न हो रहा था अब वो इसके अंदर आ चुका होगा। तो आप इस जगह पे एंड की जगह पे आउट प्लेयर इक्वल टू 0 चेक कर सकते हो। तो अभी भी ये कोड वैसा ही है जैसा पहले था, बस हमने चेंज क्या किया है, इंटीजर के थ्रू हम रिटर्न ले रहे थे, उसको वाइट कर दिया और एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। देन इसका यहाँ पे यूज किया। अब देखो फ्रेंड्स, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ऑटोमेशन बनाना है और जिस समय डाइस रोल हो रही है उसी समय पे हमें प्लेयर्स वगैरह भी चाहिए अपने, तो उसको फेच करने के लिए, तो जिस समय डाइस रोल हो रही है उस समय पे हमें प्लेयर्स वगैरह भी चाहिए, उसको फेच करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो अब हम आते हैं अपने गेम मैनेजर पे। जो हमारा गेम मैनेजर है, गेम मैनेजर का यूज करेंगे और यहाँ पे अपने सारे प्लेयर्स को लाने की कोशिश करेंगे। तो हम अपने प्लेयर्स कैसे ला सकते हैं, सिंपली हमें एक पब्लिक लिस्ट बनानी होगी, पब्लिक लिस्ट, प्लेयर पीसेस की लिस्ट बनानी है, प्लेयर पीस, और इसका नाम दे देते हैं मान लो कि ब्लू प्लेयर पीसेस। देन इसी तरीके से बाकी की तीनों के लिए भी सेम लिस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लिस्ट बना ली है। अब इसके अंदर पहले अपने सारे प्लेयर्स को लोड करते हैं। तो आते हैं अपने गेम पे और यहाँ पे हमारा गेम मैनेजर है। गेम मैनेजर की ये हमारी स्क्रिप्ट थी, इसमें हमने देखो 4 और ऑप्शंस बना दिए, ब्लू प्लेयर पीस, रेड प्लेयर पीसेस एंड ग्रीन येलो। अब इनके अंदर अपने सारे प्लेयर्स पहले तो ड्रॉप कर दें, क्योंकि हमें प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी ना, कोई भी प्लेयर हमको ऑटोमेटिकली मूव करना पड़ सकता है। तो गेम पैनल पे आते हैं और प्लेयर्स के अंदर हमको मान लो पहले ब्लू वाला डालना है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे प्लेयर्स। तो सबसे पहले आप इस गेम मैनेजर को लॉक कर लो, नहीं तो ये हट जाएगा। तो यहाँ से शिफ्ट के साथ मैं इन 4 प्लेयर्स को उठा के ब्लू वाली बॉडी में ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे 4 प्लेयर आ गए हैं। इसी तरीके से हम रेड वाले को ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने चारों में सारे प्लेयर डाल दें, 4 प्लेयर सबके थे और वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब जब हमारी डाइस रोल हो रही है ना, तो किसके लिए रोल हुई है और कौन सा प्लेयर हमको मूव करना है, उसकी पहले तो लिस्ट हमको चाहिए होगी, जो कि हमको यहीं से मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इस वाले में ब्लू वाला प्लेयर है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये येलो है। तो इनके प्लेयर की भी यहाँ भी लिस्ट हम ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक और लिस्ट बनाते हैं प्लेयर पीसेस की, और इसका नाम दे देते हैं प्लेयर पीसेस, सिंपल इतना सा। और इसके अंदर अपना जो भी प्लेयर होगा उसको लोड कर देंगे। प्लेयर पीसेस हमें यहाँ पे मिल गया, तो हम गेम मैनेजर डॉट जीएम में जाके ब्लू प्लेयर पीसेस को यहाँ पे लोड करा लेंगे, गेम मैनेजर डॉट जीएम डॉट ब्लू प्लेयर पीसेस। ठीक है, इसी तरीके से रेड, ग्रीन और येलो के लिए भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे अब प्लेयर पीसेस मिल जाएंगे, जो भी डाइस रोल हुई होगी उसके लिए कौन सा प्लेयर है उनकी लिस्ट मिल जाएगी। अब हमको उसका पाथ भी चाहिए, तो चाहे तो उसको भी हम सेपरेटली यहाँ लोड कर ले, अदरवाइज वो दिख तो रहा है मुझे कहाँ पे है, बट आप नहीं समझ पा रहे होगे। चलो यहीं पे हम उसको भी स्टोर कर लेते हैं। लाइक हमको पाथ पॉइंट्स चाहिए ना, तो पाथ पॉइंट की एक एरे निकाल लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं करंट पाथ पॉइंट। ठीक है, अब करंट पाथ पॉइंट में कैसे मिलेगा इसका पाथ,
तो देखो हर एक प्लेयर पीस के साथ उसका पाथ पॉइंट भी अटैच्ड है। कैसे? अगर हम प्लेयर पीस की बात करें तो हर एक प्लेयर के पीस के पास है, तो हम लोग जीरो वाले का कोई भी एक प्लेयर उठा लेते हैं और उसके पाथ पेरेंट के अंदर से उसका पाथ पॉइंट निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, ब्लू पाथ होगा, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमने इसी प्लेयर के अंदर से, चूंकि सारे प्लेयर के अंदर उसका पाथ भी लगा हुआ है, तो हमने यहाँ से ब्लू पाथ निकाल लिया। तो देखिए हमने इसका ब्लू, रेड, ग्रीन और येलो चारों के पाथ भी निकाल लिए हैं। अब हमारा ये स्टेप तो ओके हो गया, और जब भी हमने आउट प्लेयर को कॉल किया तो हमारे पास ये दोनों चीजें भी अब ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगी। अब इसके बाद बस हमें चेक करना है कि क्या प्लेयर मूव कर सकता है। कोई ऐसा प्लेयर है जो ऑटोमेटिकली मूव कर सकता है? प्लेयर मूव तो कर सकते हैं, लेकिन हमें चेक करना है कि क्या ऑटोमेटिक मूव कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग फिर से यहाँ पे एक बूलियन टाइप का मेथड बनाते हैं, जिसको हम चाहे पब्लिक कर लें, पब्लिक एक बूलियन लेते हैं जिसको देते हैं प्लेयर कैन मूव। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम कहेंगे, रिटर्न करेंगे और उम्मीद करते हैं कि नहीं, मूव नहीं कर सकता है, तो हमने इसको हमेशा फॉल्स दे दिया। देन अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनाएंगे, जैसे इफ आउट प्लेयर, जो हमने यहाँ पे आउट प्लेयर ढूंढे थे कि क्या कोई प्लेयर आउट है, और आउट प्लेयर में इक्वल टू अगर 1 है, केवल 1 है, तभी वो प्लेयर मूव कर सकता है, अदरवाइज प्लेयर नहीं मूव कर सकते हैं। क्योंकि 1 होगा तभी तो हम ऑटोमेटिक उसको मूव करा सकते हैं। या फिर एक और कंडीशन होती है एल्स बट इफ के साथ, कि भाई 1 तो नहीं है, 1 तो आउट प्लेयर इक्वल टू 0 ही है, आउट प्लेयर इक्वल टू 0 ही है, बट जो नंबर आया है ना वो 6 है। अगर वो 6 है तो भी तो एक प्लेयर अपने आप बाहर आ सकता है, और प्लेयर तभी बाहर आएगा जब कोई भी प्लेयर बाहर नहीं है। तो हमने पहले क्या कर दिया, आउट प्लेयर इक्वल टू 0 एंड चेक करेंगे कि जो नंबर आया है वो 6 तो नहीं है। अगर 6 है तो एक प्लेयर ऑटोमेटिक बाहर आएगा। तो वो ढूंढने के लिए क्या करेंगे, गेम मैनेजर में जाएंगे, .gm करेंगे और डॉट नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव को निकाल लेंगे, तो हमें मिल जाएगा कितना नंबर आया है, और ये होना चाहिए 6। अगर ऐसा है तो भी ये रिटर्न कर देगा ट्रू, यस। ठीक है, इस कंडीशन में भी ये रिटर्न कर देगा ट्रू। बट अगर प्लेयर आउट है तब हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर आउट है ना, कौन सा प्लेयर आउट है, और जो प्लेयर आउट है वो क्या मूव कर सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है वो लास्ट में पहुंचा और आगे पाथ भी अवेलेबल ना हो, तो वो मूव भी नहीं कर सकता। तो वो चीजों को भी यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप ले लेंगे जो हमारे पास ये प्लेयर पीस की लिस्ट अवेलेबल है उसके लिए। तो देखिए हमने प्लेयर पीस के लिए एक लिस्ट बना दी, और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कोई ऐसा प्लेयर तो नहीं है जो रेडी टू मूव है, क्योंकि हमें उन्हीं को मूव करना होगा ना जो रेडी टू मूव होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि एक प्लेयर बाहर है। तो हम बस ये ढूंढें कि कौन सा प्लेयर बाहर है। तो कौन सा प्लेयर बाहर है उसको चेक करने के लिए हमें हर प्लेयर का आई के साथ इज रेडी अगर हम चेक कर पाए, इज रेडी, दैट मीन्स ये वाला प्लेयर रेडी होगा मूव करने के लिए, जिसका भी इज रेडी ट्रू होगा, क्योंकि एक ही है तो कोई एक ही होगा। उसके बाद हम अंदर आ जाएंगे। दैट मीन्स कोई एक प्लेयर मिलेगा, चाहे वो पहला हो जाए या दूसरा हो जाए, कोई भी हो सकता है। उस प्लेयर को हमें आगे मूव करना है, लेकिन हमें एक चीज और चेक करनी पड़ेगी कि क्या ये जो प्लेयर मिल रहा है रेडी है मूव करने के लिए, उसको मूव करने के लिए आगे पाथ अवेलेबल है जो नंबर आया है, जैसा कि हम लोग इसके पहले अपने पाथ पॉइंट पे कर भी रहे थे, है ना। तो चलो इसको भी देखते हैं कैसे करते हैं। तो सिंपली एक और कंडीशन बनाएंगे इफ, और इसी प्लेयर के लिए चेक करेंगे कैन पाथ अवेलेबल टू मूव। अब ये कैसे करेंगे, हर प्लेयर के साथ ये सब अटैच है। आप अगर पाथ पॉइंट पे आओगे, देखो यहाँ पे नहीं, प्लेयर पीस पे था ना, हाँ प्लेयर पीस पे हमें मिलेगा
इज पाथ अवेलेबल टू मूव। तो अगर हम रोलिंग डाइस पे हैं तो यहाँ पे हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं इज पाथ अवेलेबल टू मूव। तो आप देखिए यहाँ पे हमको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये पब्लिकली नहीं है। तो इसको सबसे पहले आप पब्लिक बना दो ताकि आपको इसका रेफरेंस मिल सके। तो हमने इसको पब्लिक कर दिया। जैसे ही पब्लिक किया अब आपको इस साइड में मिल, तो इसको हमने पब्लिक कर दिया और जैसे ही पब्लिक किया तो अब हमको इस साइड में इसका रेफरेंस मिल जाएगा इज पाथ अवेलेबल टू मूव। और ये हमसे 3 पैरामीटर मांगेगा और उसको भी हम यहाँ पे पास करेंगे। पहला इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप देखो क्या होती है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव, कितने नंबर मूव करने हैं। तो वो तो ऑलरेडी अभी हमने यहाँ पे निकाला था, ये चीज इस पे डाल देंगे। और दूसरा है कितना ये ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो वो आपको मिल जाएगा इसी प्लेयर के अंदर। इसी प्लेयर के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये प्लेयर कितना मूव कर चुका है। तो यहाँ पे डॉट करके आप अगर देखोगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स ऑलरेडी मूव मिल रहा है। उसके बाद ये पूछता है कि किस पाथ पे मूव करना है, उसीलिए तो हमने ये करंट पाथ पॉइंट निकाला था। तो यहाँ पे आ जाएंगे और इसको दे देंगे कि भाई इस वाले पाथ पे मूव करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तब हमको क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू। ठीक है, साथ में अभी हमको आगे जरूरत पड़ने वाला है तो वो भी यहीं पे कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या जरूरत पड़ने वाला है कि कौन सा प्लेयर, एक्चुअली में यहाँ पे हमको प्लेयर तो मिल रहा है ना, यही वाला तो प्लेयर है, ये वाला प्लेयर है। तो इस प्लेयर को अगर हम कहीं सेव कर लें तो हम आगे उसका यूज कर पाएंगे। तो करंट प्लेयर पीस जैसा कुछ हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक प्लेयर पीस, और इसको दे देते हैं करंट प्लेयर पीस। करंट प्लेयर पीस में हम इस वाले प्लेयर को सेव कर लेंगे। अब देखिए हमारा ये भी प्लेयर कैन मूव का चेक भी रेडी है। अब हम इसका भी आगे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने गेम को ऑटोमेटिक बनाने के लिए। तो आइए जहां पे हमने ये चीज किया था ना आउट प्लेयर, इसके जस्ट बाद में चेक कर लेते हैं कि क्या प्लेयर मूव कर सकता है। तो इफ ये ऑटोमेटिक मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं तो प्लेयर कैन मूव, जो अभी अभी हमने फंक्शन बनाया था ट्रू फॉल्स वाला, तो वो हमको रिटर्न करके दे देगा कि मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर मूव कर सकता है तो कुछ काम करेंगे, नहीं कर सकता है तो फिर जैसे ये गेम चल रहा था वैसे ही एल्स में आके इसको पूरा का पूरा पास कर देंगे। और अगर ये कैन प्लेयर मूव होता है तब हम आगे की कुछ और कंडीशंस को चेक करेंगे। अब इसमें चेक करेंगे कि इफ आउट प्लेयर इक्वल टू 0 है, मतलब अगर इक्वल टू 0 है तो आगे किसी पाथ पे मूव करना होगा। अगर नहीं, इफ आउट प्लेयर इक्वल टू 0 है दैट मीन्स हमको किसी पाथ पे मूव नहीं करना है बल्कि होम के अंदर से प्लेयर को बाहर निकालना होगा। अदरवाइज हमको आगे किसी पाथ पे मूव करना होगा जो कि हमें ऑलरेडी पता है। अब वो कौन सा पाथ होगा उसको निकालने के लिए जो हमने यहाँ पे करंट प्लेयर पीस निकाला है ना, करंट प्लेयर पीस निकाला है, इसी को क्या कर देंगे, मेक प्लेयर रेडी टू मूव कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, मेक प्लेयर नहीं करना है बल्कि मूव प्लेयर कर देना है क्योंकि ऑलरेडी ये बाहर है। मूव प्लेयर कर देंगे और मूव प्लेयर कहाँ पे करेंगे, ये जो हमारा करंट पाथ है इसी पे, है ना। तो जैसे ही ये वाली कंडीशन होगी तो हमारा प्लेयर आगे की ओर मूव करने लगेगा। और दूसरी कंडीशन में बात आती है कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, जो ये हमारा प्लेयर पीसेज हैं करंट, जो ये हमारा प्लेयर पीसेज हैं, इस प्लेयर पीस के किसी एक को मैं 0 ले लेता हूं कि 0 वाले को हमें मेक प्लेयर रेडी टू मूव कर देना है। मेक प्लेयर रेडी टू मूव कर देना है और कहाँ पे मूव कर देना है, उसके करंट पाथ पे ही मूव कर देना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है,
तो हमारा दोनों कंडीशन सही हो गया कि जब प्लेयर इक्वल टू 0 है तो यानी कोई भी प्लेयर बाहर नहीं है, तो एक प्लेयर को रेडी टू मूव कर दो, बाहर ले आओ। और अगर कोई प्लेयर पहले से है तो मेक प्लेयर या मूव प्लेयर कर दो। अच्छा, ये सब तो ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो मैं प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ क्या है। जब हम यहाँ पे थे ब्लू प्लेयर पे, तो आप एक चीज देख रहे थे कि हम गेम मैनेजर में जैसे ही प्लेयर बढ़ता था, प्लेयर आता था, तो उसके आउट प्लेयर को बढ़ाते थे, है ना। आउट प्लेयर को यहाँ पे बढ़ाते थे, जो कि हम यहाँ पे अभी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हम डायरेक्टली प्लेयर को तो मूव कर दे रहे हैं, लेकिन हमारा प्लेयर आउट हुआ, इसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। और वो डायरेक्ट यहाँ पे हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा प्लेयर बढ़ रहा है। ये तो हमने डायनेमिकली सेव कर लिया, बट इस जगह पे हम कैसे इस चीज को कर सकते हैं। यहाँ पे तो पता होता था कि ब्लू वाले को ही करना है, बट हमारे पास 4 टाइप के प्लेयर हैं, उनमें से कौन सा करना है ये यहाँ पे नहीं पता चल रहा है। तो इसके लिए हमें कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा काम करते हैं, यहाँ पे ये जो चीज है ना, इसको एक और मेथड के अंदर रखते हैं और वहां पे चल के इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कर देते हैं रेडी टू मूव। ठीक है, इसको करते हैं रेडी टू मूव, और इस रेडी टू मूव में बनाएंगे कुछ चीजें। इसको आते हैं लास्ट में बनाते हैं एक वाइट टाइप का मेथड रेडी टू मूव। और ये जो चीज थी यहाँ पे, इसको भी हम उठा के वहीं पे ले चलते हैं, यहाँ रखने की कोई जरूरत नहीं। और जब हमने यहाँ पे रेडी टू मूव किया, तो हमको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, इस चीज की। ठीक है, ताकि हम चेक कर पाएंगे, यही कंडीशन हमें चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि हमको कौन सा प्लेयर बढ़ाना है। अब देखिए, ये सब हमको नहीं चाहिए, तो इनको तो हटा देते हैं। और ये जो था ना ब्लू आउट प्लेयर, इसमें इंक्रीमेंट कर लेंगे +1 का, प्लस इक्वल टू 1 का। इसी तरीके से सब में कर लेंगे। और यहाँ पे इसको लोड करने की जरूरत नहीं है, तो ये अभी हमने हटा दिया। तो ठीक है, अभी ये सही है। बस इसको मुझे बढ़ाने का ना कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो मैंने इस तरह से 4 की कंडीशन बनाई। हो सकता है ये गलत हो, बट कोड यहाँ पे सही है। लॉजिकली किसी को हो सकता है लगे कि नहीं, ये इतना बड़ा कोड क्यों कर दिया। तो अगर आपके पास कोई और वे है तो कर लीजिएगा। अभी के लिए ये ठीक है और ये परफेक्ट काम भी कर रहा है। मैं अभी इसको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, ये प्रॉपर वर्क करेगा। अब अपने कोड में ना एक और पुरानी गलती है जो मुझे टेस्टिंग के टाइम पे मिली थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। तो जो हमारी रीस्केल एंड पोजीशनिंग वाली यहाँ पे पाथ पॉइंट में आप देखेंगे, हम लोग रीस्केल एंड रीपोजिशन जब कर रहे थे, तो इसमें एक चीज हम लोग यूज कर रहे थे काउंटर। और काउंटर कभी इंक्रीमेंट तो कर ही नहीं रहे थे। दैट मीन्स ये केवल पहले वाले चाइल्ड के लिए वर्क कर रहा था, उसके बाद तो ये काम ही नहीं कर रहा था। तो काउंटर को ना आपको यहाँ पे ++ करना है। तो ये भी सही, ये भी आप अपडेट कर लोगे तो आपका रीस्केल में आ रही होगी अगर एरर, तो वो सही हो जाएगी। इन दोनों जगहों पे हमने क्या किया, काउंटर ++ नहीं किया था, जिस वजह से हमारा केवल फर्स्ट प्लेयर ही हो रहा था। उसके बाद इसके काउंटर में तो चेंज ही नहीं होता था, तो प्लेयर पीस लिस्ट में से कोई दूसरा वैल्यू भी नहीं अपडेट होती थी। और एक चीज है जो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमारी चीजें ठीक है, बस एक ही गलती थी ये वाली। ठीक है, आई होप इसके बाद आपकी सारी चीजें परफेक्ट रन करेंगी। तो आइए हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं जो हमने बनाया वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गेम व्यू पे आते हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ।
और इसको रन करते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे 3 प्लेयर वाले गेम को ओपन करता हूँ और देखेंगे ये हमारी डाइस वगैरह को अच्छे से प्रॉपरली पास करता है कि नहीं। तो 2 चेंज हुआ, 6 आएगा तो ऑटोमेटिकली ये देखिए एक प्लेयर बाहर आ गया, बढ़िया है। और अगर कोई और नंबर आएगा तो ये आके मूव भी करना चाहिए, तो ये 3 स्टेप आगे की ओर मूव किया, बिल्कुल परफेक्ट, यही तो हम बनाए थे। फिर से 6 आया, इसमें से एक प्लेयर बाहर आ गया और ये 4 टाइम आगे भी चला, देन डाइस को पास कर दिया। यहाँ पे 5 आया तो इसने फिर से ट्रांसफर किया, तो आप देखो ये परफेक्टली मूव कर रहा है। जैसे ही कोई 2 प्लेयर बाहर आ जाएगा तो इनका मूवमेंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है कि 6 आया तो ये प्लेयर मूव नहीं करना चाहिए था। लेट मी चेक। तो रोलिंग डाइस पे आते हैं, मेक प्लेयर रेडी टू मूव जब हम कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे ही तो एक गलती हो गई ना। जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया, मैंने सोचा था कि बता दूंगा, मुझे उस समय याद भी था, बट बाकी के कोड करने के चक्कर में छूट गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू पे ही काम करेंगे, क्योंकि जब 6 आ जाएगा तब तो मूव नहीं करना है ना, जो अभी आपने सामने देखा कि मूव कर गया था प्लेयर, तो अब 6 आएगा दोबारा तो मूव नहीं करेगा। ये मुझे उस समय याद भी था, बट बाकी के कोड बताने के चक्कर में वो मिस हो गया था। तो फिर से रन करते हैं इसको। ये प्लेयर बाहर आ गया, आगे की ओर मूव भी किया। देखिए अब की बार 6 आया तो ये मूव नहीं किया, जो कि लास्ट टाइम हो गया था। अब ये होल्ड है, मैं अगर इसको बढ़ा दूंगा तो ये आगे मूव करेगा, बट मैं किसी और प्लेयर को बाहर कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा तो ये कभी भी ऑटोमेटिकली प्ले नहीं करेगा। 1 आया तो अब मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये 4 है, ये ठीक है। 6 ऑटोमेटिक, 1 आगे की ओर। अब मुझे इसको तो हमेशा मैनुअली ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ये आगे जाएगा और यहाँ पे ये देखिए हमारा गेम परफेक्टली अब बन चुका है, और कुछ इसी तरीके से बनाना था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइस।